हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। आज आपके लिए मैं जो बायोलॉजी का टॉपिक लेकर के आया हूँ वो है सेल वॉल या कोशिका भित्ति। अब देखो, सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि जो सेल वॉल होती है वो कौन कौन से जीवों में पाई जाती है। तो देखो, जो सेल वॉल है ये एक तो होती है बैक्टीरिया, एक तो किसमें मिलेगी? बैक्टीरिया में। एक मिलेगी शैवालों में, बैक्टीरिया, शैवाल, कवक व पादप सेल्स। तो ध्यान रखना, कोशिका भित्ति कौन कौन सी कोशिकाओं में पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति बैक्टीरिया, शैवाल, कवक और पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अब ये कोशिका भित्ति क्या है? तो ध्यान रखना, बैक्टीरिया, शैवाल, कवक और जो पादप कोशिकाएं होती हैं इनकी कोशिका झिल्ली के बाहर एक कठोर और मृत परत होती है, उसको क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। अब देखो, जो कोशिका भित्ति है ये अलग अलग जीवों में पाई जाती है, तो इसका रासायनिक संगठन भी अलग अलग जीवों में क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ध्यान रखना, बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। अब इसके बाद देखो, जो कवक है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ध्यान रखना, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। कीटू का जो बाह्य कंकाल होता है वो भी किसका बना होता है? काइटिन का। और कवकों की कोशिका भित्ति भी किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। अब इसके बाद देखो, जो शैवाल है, शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज, शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज, गेलेक्टेन और मेनान्स पदार्थों की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज, गेलेक्टेन और मेनान्स पदार्थों से मिलकर के बनी होती है। अब इसके बाद बात करते हैं पादप सेल्स में। तो पादप सेल्स में जो कोशिका भित्ति होती है वो देखो, सेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और लिग्निन की बनी है। तो देखो, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज, गेलेक्टेन और मेनान्स की। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और लिग्निन की बनी होती है। ये तो हो गया अलग अलग जीवों में कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन। अब देखो, इसके बाद अपन देखते हैं जो कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति 4 परतों से मिलकर के बनी होती है। कोशिका भित्ति 4 परतों से मिलकर बनी होती है।
अब ये चार परत कौन कौन सी है? तो देखो, नंबर 1 मध्य पटलिका, मध्य पटलिका या मिडिल लेमिना। नंबर 2 प्राथमिक भित्ति, प्राइमरी वॉल, प्राथमिक भित्ति या प्राइमरी वॉल। नंबर 3 द्वितीयक भित्ति या सेकेंडरी वॉल, द्वितीयक भित्ति। और नंबर 4 है टर्टरी वॉल या तृतीयक भित्ति, तृतीयक भित्ति। तो कहने का मतलब कोशिका भित्ति 4 परतों से मिलकर के बनी होती है। अब देखो एक एक परतों का अपना अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखो नंबर 1 मध्य पटलिका या मिडिल लेमिना, मध्य पटलिका। अब ये जो मध्य पटलिका है, ये कोशिका भित्ति की सबसे बाहरी परत होती है। यानी कोशिका भित्ति की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? मध्य पटलिका। तो यहां से क्वेश्चन है पूछा जा सकता है कि कोशिका भित्ति की सबसे बाहरी परत कौन सी होगी? मध्य पटलिका। अब इसके बाद देखो, जैसे ही कोशिका विभाजन के बाद 2 नई कोशिकाएं बनती हैं, उन 2 नई कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखने का काम कौन करती है? मध्य पटलिका। तो जो 2 नई कोशिकाएं बनती हैं, उन दोनों की एक ही परत होती है और वो कौन सी होती है? मध्य पटलिका। और वो दोनों कोशिकाओं को जोड़ने का काम करती है। अब देखो, यहां से फिर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ता है कि जो मध्य पटलिका है, ये कौन से रासायनिक पदार्थों से मिलकर के बनी होती है? तो ध्यान रखना, मध्य पटलिका कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलकर के बनी होती है। इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है और मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है। तो इस चीज को ध्यान रखना। पहली बात, मध्य पटलिका सबसे बाहरी परत होती है, कोशिका भित्ति की सबसे बाहरी परत। किसकी बनी होती है? तो ध्यान रखना, कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट की, कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। इसमें भी ध्यान रखना, अधिक मात्रा में कौन होगा? कैल्शियम। कैल्शियम में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब इसके बाद देखो अगला पॉइंट, इस मध्य पटलिका को अन्य नामों से भी जानते हैं। अब अन्य नाम क्या है इनके? तो ध्यान रखना, इसको सीमेंट लेयर भी कहते हैं, सीमेंट लेयर। इसके अलावा इसको कनेक्टिंग लेयर भी कहते हैं, कनेक्टिंग लेयर। और इसको बाइंडिंग लेयर भी कहते हैं, बाइंडिंग लेयर। तो अभी मैंने आपको बताया, कोशिका विभाजन के बाद जब 2 नई कोशिकाएं बनती हैं, तो दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन करती है? मध्य पटलिका। इसलिए इसको कनेक्टिंग लेयर या बाइंडिंग लेयर भी कहते हैं। अब देखो, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। मध्य पटलिका है, इस मध्य पटलिका को किस एंजाइम के द्वारा घोला जा सकता है? तो ध्यान रखना, पेक्टिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? पेक्टिनेज एंजाइम। इस पेक्टिनेज एंजाइम के द्वारा मध्य पटलिका को घोला जा सकता है। घोला जा सकता है। तो ये ध्यान रखना,
कौन सा एंजाइम है जो मध्य पटलिका को घोल सकता है? पेक्टिनेज एंजाइम। अब देखो आपने एक चीज नोट की होगी कि जो कच्चे फल होते हैं वो कठोर होते हैं और जो पके हुए फल होते हैं वो मुलायम होते हैं। तो इसका क्या कारण है कि जो कच्चे होते हैं तो कठोर होते हैं और जैसे ही वो परिपक्व हो जाते हैं तो वो मुलायम हो जाते हैं। तो इसका कारण भी क्या है? मध्य पटलिका, यानी जो परिपक्व फल होते हैं उन परिपक्व फलों में मध्य पटलिका घुल जाती है, इसलिए पके हुए फल कैसे हो जाते हैं? कोमल। तो ध्यान रखना, परिपक्व फलों में, परिपक्व फल मध्य पटलिका के घुलने के कारण कैसे हो जाते हैं? कोमल हो जाते हैं, कोमल हो जाते हैं। एक चीज का और ध्यान रखना, आपने अंतरकोशिकीय अवकाश का नाम सुना होगा कि दो पादप कोशिकाएं होती हैं, उनके मध्य जो अवकाश पाया जाता है उस अवकाश को क्या बोलते हैं? अंतरकोशिकीय अवकाश। तो देखो, दो नई कोशिकाएं होती है, उनके मध्य एक ही क्या होती है? मध्य पटलिका, जो दोनों को जोड़ने का काम करती है। अब जैसे ही ये मध्य पटलिका घुलती है तो वहां पर क्या बढ़ जाता है? स्पेस बढ़ जाता है, अवकाश बढ़ जाता है। उस स्पेस को क्या बोलते हैं? अंतरकोशिकीय स्तर। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पादप कोशिकाओं में अंतरकोशिकीय स्तरों का निर्माण होता है वो मध्य पटलिका के घुलने के कारण होता है। तो ध्यान रखना, पादप कोशिकाओं में अंतरकोशिकीय स्तरों का निर्माण अंतरकोशिकीय स्तरों का निर्माण मध्य पटलिका के घुलने के कारण होता है। पादप कोशिकाओं में अंतरकोशिकीय स्तरों का निर्माण मध्य पटलिका के घुलने के कारण होता है। ये तो बात किसकी हो गई है? कोशिका भित्ति की पहली परत, और पहली परत कौन सी है? मध्य पटलिका। अब इसके बाद देखो, मध्य पटलिका के नीचे कौन सी परत होती है? तो ध्यान रखना, मध्य पटलिका के नीचे प्राथमिक भित्ति पाई जाती है। तो नंबर 2 पढ़ेंगे अपन प्राथमिक भित्ति। नंबर 2 है प्राथमिक भित्ति या प्राइमरी वॉल। अब ये प्राथमिक भित्ति कहां होगी? तो ध्यान रखना, प्राथमिक भित्ति मध्य पटलिका के नीचे की ओर स्थित होती है। प्राथमिक भित्ति मध्य पटलिका के नीचे की ओर स्थित होती है। अब जो ये प्राथमिक भित्ति है, ये प्राथमिक भित्ति कोमल, लचीली व पारगम्य होती है। प्राथमिक भित्ति कैसी होती है? पतली, कोमल, लचीली और पारगम्य होती है। अब देखो, ये प्राथमिक भित्ति है, ये किसकी बनी होती है? तो प्राथमिक भित्ति सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज,
वह पैक्टिन पदार्थों की बनी होती है। प्राथमिक भित्ति सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज व पैक्टिन पदार्थों की बनी होती है। अगला पॉइंट, इस प्राथमिक भित्ति में वृद्धि एवं विस्तारण की क्षमता पाई जाती है। वृद्धि एवं विस्तारण की क्षमता कौन सी परत में पाई जाती है? तो ध्यान रखना, वृद्धि एवं विस्तारण की क्षमता प्राथमिक भित्ति में पाई जाती है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो मृदुतक कोशिकाएं, कौन सी? मृदुतक एवं विभाज्य उत्तक कोशिकाएं। मृदुतक एवं विभाज्य उत्तक कोशिकाएं केवल किसकी बनी होती हैं? तो ध्यान रखना, मृदुतक एवं विभाज्य उत्तक कोशिकाएं केवल प्राथमिक भित्ति की बनी होती है। मृदुतक कोशिकाएं एवं विभाज्य उत्तक कोशिकाओं में केवल कौन सी भित्ति मिलेगी? तो ध्यान रखना, केवल प्राथमिक भित्ति पाई जाती है। अब इसके बाद देखो, जो अगली भित्ति है वो है द्वितीयक भित्ति। अब देखो, इसके बाद आती है द्वितीयक भित्ति। तो जब प्राथमिक भित्ति पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, प्राथमिक भित्ति के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद इस पर आंतरिक सतह पर, प्राथमिक भित्ति की आंतरिक सतह पर क्या होते हैं? कुछ रासायनिक पदार्थों का निक्षेपण या स्थूलन होता है। यानी पदार्थों का जमाव होना क्या कहलाता है? स्थूलन या निक्षेपण। तो जब प्राथमिक भित्ति पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है तो प्राथमिक भित्ति के अंदर की ओर कुछ रासायनिक पदार्थों का स्थूलन होता है, जिससे क्या बनती है? द्वितीयक भित्ति बनती है। तो ध्यान रखना, द्वितीयक भित्ति है ये प्राथमिक भित्ति की आंतरिक सतह पर बनती है। तो स्थित कहां होगी? प्राथमिक भित्ति के अंदर की ओर, प्राथमिक भित्ति के अंदर की ओर स्थित होती है। अब द्वितीयक भित्ति किसकी बनी होती है? तो ध्यान रखना, लिग्निन, सुबेरिन, सेलुलोज, वह पैक्टिन की बनी होती है। द्वितीयक भित्ति किसकी बनी होती है? लिग्निन, सुबेरिन, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। अब इसके बाद इस द्वितीयक भित्ति में कुछ कार्बनिक या अकार्बनिक लवण भी पाए जाते हैं। अकार्बनिक लवण, अकार्बनिक लवण जैसे गोंद, टेनिन, सिलिका, मोम, यानी जो द्वितीयक भित्ति होती है इसके अंदर कुछ अकार्बनिक लवण भी पाए जाते हैं। अकार्बनिक लवण जैसे टेनिन है, गोंद है, सिलिका है, मोम है, कैल्शियम लवण है आदि पाए जाते हैं। अब देखो, जो द्वितीयक भित्ति होती है ये अप्रत्यास्थ होती है।
द्वितीयक भित्ति कैसी होती है? अप्रत्यास्थ होती है। अप्रत्यास्थ का मतलब इसमें लचीलेपन का गुण नहीं पाया जाता। द्वितीयक भित्ति में लचीलेपन का गुण नहीं पाया जाता, यानी ये कठोर व अप्रत्यास्थ होती है। और ये 3 स्तरों से मिलकर के बनी होती है, यानी द्वितीयक भित्ति में भी कितने स्तर पाए जाते हैं? 3 स्तर पाए जाते हैं। इन स्तरों को S1, S2 व S3 नामों से जाना जाता है। द्वितीयक भित्ति में 3 स्तर पाए जाते हैं, S1, S2 और S3। द्वितीयक भित्ति अप्रत्यास्थ होती है, ये लिग्निन, सुबेरिन, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है, इसलिए कठोर और मृत भी होती है। इसके अलावा इसमें कुछ अकार्बनिक लवण भी पाए जाते हैं। ये बात किसकी हो गई है? द्वितीयक भित्ति की। अब द्वितीयक भित्ति के बाद कोशिका भित्ति की जो अगली परत है वो है तृतीयक भित्ति। तृतीयक भित्ति चौथी परत है ये। अब देखो, जो तृतीयक भित्ति होती है ये द्वितीयक भित्ति के अंदर की ओर बनती है। तृतीयक भित्ति कहां बनती है? द्वितीयक भित्ति के अंदर की ओर। तो ध्यान रखना, ये द्वितीयक भित्ति के अंदर की ओर स्थित होती है। ध्यान रखना, द्वितीयक भित्ति के अंदर की ओर स्थित होती है। यह जाइलेन व हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। तृतीयक भित्ति जाइलेन व हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? तृतीयक भित्ति केवल जिम्नोस्पर्म की वाहिकाओं में पाई जाती है। तृतीयक भित्ति केवल जिम्नोस्पर्म की वाहिनिकाओं में पाई जाती है। तो यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से तृतीयक भित्ति पाई जाती है। तो ध्यान रखना, तृतीयक भित्ति केवल किसमें मिलेगी? जिम्नोस्पर्म की वाहिनिकाओं में। ये अपन ने कोशिका भित्ति के जो 4 परत होती हैं उन 4 परतों को यहाँ पर पढ़ा है। आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद अपन अगला पॉइंट है वो पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के स्थूलन। कोशिका भित्ति के स्थूलन।